आपको बता दें, सरकार के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो कोर मुद्दे हैं, जो बीजेपी की विचारधारा से जुड़े मुद्दे हैं, वो 370 सीटें मिलने पर ही उनका रास्ता निकलेगा। 282 सीट लेकर मोदी सरकार सत्ता में आई है और अमित शाह की दलील है कि संविधान में संशोधन के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होगा, जिसके बाद मंदिर, धारा 370, कॉमन सिविल कोड जैसे मुद्दे सुलझ सकते हैं। पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अब भी इंतजार कर रहे हैं कि वो आप कोर इश्यूज पर आज भी वो कोर इश्यू को एड्रेस करने जितना बहुमत हमें नहीं मिला है। आपको ये मालूम होना चाहिए, उसके लिए हमें 370 सीटें चाहिए। कृपया आप थोड़ा संविधान को ठीक से पढ़ लीजिए तो चीजें क्लियर होगी। सरकार की उपलब्धियां गिनाने आए अमित शाह से सवाल बीजेपी के उन बुनियादी वादों पर था जो सत्ता में आने के लिए किए गए थे। चल रहा है। राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 हटाना और कॉमन सिविल कोड लागू करना। अब बीजेपी कह रही है कि अगले चुनाव तक ये मुद्दे ठंडे बस्ते में रहेंगे। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ 282 सांसद लेकर सत्ता में पहुंची थी। पिछले साल अप्रैल में जारी पार्टी के घोषणा पत्र में राम मंदिर, धारा 370 हटाने और कॉमन सिविल कोड का वादा दोहराया गया था। राम मंदिर के लिए घोषणा पत्र के आखिर में 2 लाइनें लिखी गई थीं। भाजपा अपना रुख दोहराती है। संविधान के दायरे में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी संभावनाओं को तलाशा जाएगा। बहुमत हमें नहीं मिला है। लेकिन अब अमित शाह कह रहे हैं कि इनके लिए 370 सीटें चाहिए। मंदिर और धारा 370 जैसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने सरकार को इन मुद्दों की याद दिलाई है। आरएसएस का कहना है कि जो वादा बीजेपी ने चुनाव से पहले किया था उसे पूरा करना चाहिए। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 370 और जम्मू कश्मीर को लेकर जो बात कही है उस पर उनको प्रतिबद्ध होना ही चाहिए। बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण को लेकर अपने मैनिफेस्टो में जो बात कही है उस पर उनको ठीक आना चाहिए, उतरना चाहिए। अमित शाह से पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं, राज्यसभा में बहुमत आने से पहले राम मंदिर नहीं बन पाएगा। हाईकोर्ट का जजमेंट आ चुका है और मैं समझता हूं कि आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की प्रतीक्षा करनी चाहिए। राजनाथ जी, एक मोदी जी का वादा था, सबका वादा था चुनाव में। आपको मालूम है कि कहीं भी हमारा अभी राज्यसभा वगैरह में कोई बहुमत नहीं है। बहुमत होगा तो बहुमत राजनाथ जी, अब क्या होगा, काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाता है। राज्यसभा की 245 में से बीजेपी के पास अभी सिर्फ 47 सीटें हैं। बहुमत से 79 सीटें कम। राजनाथ ने जो कहा उसके मुताबिक इन सीटों के लिए बिहार, यूपी, पंजाब और पश्चिम बंगाल की सीटों पर अगले 3 साल में चुनाव होंगे और बहुमत मिल सकता है। हालांकि 2018 के पहले तक राज्यसभा में बहुमत संभव नहीं है। लेकिन अमित शाह के बयान के बाद 2019 में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर जैसे मुद्दों से पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है। और अब बड़ा सवाल ये, जिस तरह से अब पल्ला झाड़ा जा रहा है इस मुद्दे से, कि क्या बीजेपी बहाने बना रही है इन अहम मुद्दों को लेकर जो बीजेपी की विचारधारा से जुड़े रहे हैं। इसी को लेकर जो अहम सवाल है वो हम अपने दर्शकों के सामने रख दें। जो बड़ा सवाल है वो ये कि क्या बीजेपी बहाना बना रही है। बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है जिनके साथ हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राकेश सिन्हा, आरएसएस के विचारक हैं। हमारे साथ संबित पात्रा जुड़ गए हैं बीजेपी से, कांग्रेस पार्टी से पीएल पूनिया हमारे साथ मौजूद हैं, साहिब सिंह समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद सलीम साहब भी जुड़ गए लेफ्ट से, और विजय विद्रोही हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले संबित, आपसे मेरा सवाल, क्या बीजेपी बहाने बना रही है? पहले बात की जा रही थी कि बहुमत मिल जाना चाहिए, अब कहा जा रहा है कि 2/3 होगा तब हम इस पर कुछ आगे कर सकते हैं। यानी अब अगले चुनाव तक के लिए टल गया ये पूरा मामला। देखिए, बीजेपी कोई बहाने नहीं बना रही है और आप हमारे मैनिफेस्टो को पढ़ेंगे। अगर मैनिफेस्टो में जिन विषयों को आप कोर इश्यूज कह रहे हैं उनको आप देखेंगे ध्यान से, तो बिल्कुल इसमें किसी प्रकार की दुविधा नहीं है, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। नंबर 1, जहां तक राम मंदिर का विषय है, मैं आपको एक स्पष्टीकरण दे दूं कि आज अध्यक्ष जी ने कहीं भी राम मंदिर का कोई जिक्र नहीं किया है। उन्होंने आर्टिकल 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय में बताया है। मगर राम मंदिर के लिए, जिसको आप एक सबसे अहम कोर एजेंडा बताते हैं, और वो है भी वाकई, बीजेपी कटिबद्ध रही है। मगर हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हम संविधान के दायरे में रहकर जो भी इसको सुलझाने का तरीका निकलता है वो तरीका हम जरूर अपनाएंगे। और फिलहाल चूंकि ये पूरा मसला कोर्ट में रहा है, स्वाभाविक रूप से कोई भी स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल पार्टी इस पे एक लेवल के बाद कमेंट नहीं करना चाहेगी।
तो हमने उस एजेंडा को छोड़ दिया, ये कहना उचित नहीं है। मगर जो भी हम करेंगे वो संविधान के दायरे में करेंगे। जहां तक 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल है, ये हमारे कोर एजेंडा थे और होंगे, कभी भी उसमें किसी प्रकार का लेकिन उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। जो आपको लगता है कि अब तो 2019 तक फिर बात चली गई ना, वही तो सवाल था मेरा कि अब ये मुद्दे कोर हैं, लेकिन 2019 में फिर बात होगी ना 2/3 बहुमत के बाद, अगर वो मिल जाता है। सुमेरा जी देखिए, जो टेक्निकल पॉइंट्स है वो तो सत्य हैं ही, उसमें तो किसी तरह से सब्जेक्टिविटी नहीं हो सकती है ना, उसमें तो ऑब्जेक्टिविटी होती है। उसमें कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत विचार नहीं रख सकता। जिसमें 2/3 बहुमत चाहिए उसमें चाहिए ही। ठीक है, अब विजय इस पर सवाल पूछना चाहते हैं। जी विजय, इससे पहले जब लोकसभा चुनाव थे उससे पहले धारा 370 को लेकर मोदी जी भी ये कहते थे भी इसमें कम से कम एक बहस तो हो जाए, पूछ लेते हैं लोगों से, बहस हो जाए कि जम्मू कश्मीर की जनता के पक्ष में है तो बना रहेगा, अगर जनता चाहेगी कि उनके पक्ष में नहीं है तो उसे हटाने की बात हो सकती है। और अब आप सीधा कह रहे हैं कि अगर 2/3 बहुमत मिलेगा तो उसको हटा दिया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो अप्रोच में फर्क तो बताता है ना? नहीं, देखिए आपको इसमें दो चीजें समझनी होगी। नंबर एक, 2/3 बहुमत होगा तो हटा दिया जाएगा, ये इस प्रकार से उसको अतिरंजित करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, डेमोक्रेसी है। हम एक सेकंड मैं बिल्कुल आपको समझा रहा हूं, पूरे बयान को दिखाइएगा। तो हमारा विषय यही है कि इस पे हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसमें आप अभी भी बढ़ सकते हैं, हमारा एक कमिटमेंट है। आगे तो अभी भी हमारे मैनिफेस्टो में बहुत स्पष्ट, हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। उसके लिए कौन रोक रहा है? बता रहा हूं ना सुमेरा जी, मैं आपको बिल्कुल ठंडे मन से बता रहा हूं, क्योंकि ये सब ऐसे विषय हैं जिसपे कभी भी द्वंद्व नहीं होना चाहिए, जिसमें कंसेंसस होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। हमारा विचार इसमें जो है वो हमारे मैनिफेस्टो में स्पष्ट है। मगर चूंकि एक बहुत वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में है, स्वाभाविक रूप से कोई भी बिल, चलिए इस पर बाकी लोगों की राय ले लेते हैं, उन्हें शामिल कर लेते हैं, कोई दो मत नहीं है। चलिए ठीक है, बाकी लोगों की राय भी ले लेते हैं। साहिब सिंह जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं समाजवादी पार्टी से। क्या आपको लगता है बीजेपी बहाने बना रही है, या वो कह रहे हैं तो है, इतनी जरूरत है ही 2/3 बहुमत की, तो वो चाहिए हमें, ऐसा तो बहाने की क्या बात? बीजेपी खाली बहाने नहीं बना रही है, बल्कि बीजेपी का तो एजेंडा है। बीजेपी का काम है कि ऐसे विवादित मुद्दे लाके जो जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करके और जनता को गुमराह करके सत्ता पे कब्जा करने का इनका पुराना उद्देश्य रहा है। और उसी रास्ते पे ये चल रहे हैं। गुमराह किस बात पे किया? हर चीज पे गुमराह कर रहे हैं। देखिए हर चीज पे गुमराह, एक चीज नहीं हर चीज पे गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने देखिए शुरू में कहा इन्होंने साहब काला धन वापस ला देंगे 30 दिन में। सर इन्हीं मुद्दों पर, अच्छा मैं इसी मुद्दे पे कह रहा हूँ, मैं इसी मुद्दे पे कह रहा हूँ कि मान लिया 370 की बात है, मंदिर निर्माण की बात है, और दूसरे जो भी इस तरह के मुद्दे हैं, ये देश की जनता को इन मुद्दों को उठा के बार बार चुनाव के समय मुद्दों को उठाते हैं और गरमाते हैं और देश की लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं और सत्ता पे कब्जा करने का काम करते हैं। तो केवल इनका मकसद ये है, इसके अलावा इन्हें देश का क्या भला हो, देश का कैसे देश सुरक्षित रहे, देश के लोगों में कैसे जो है सद्भावना बनी रहे, इस बात से इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें केवल, जहां तक संविधान पात्रा जी का सवाल है, संविधान पात्रा जी ने तो कहीं से ऐसी ट्रेनिंग ली है, मैं इनके बारे में क्या कहूं, ये किस किस तरह की भाषा बोलते हैं, किस किस तरह की बात करते हैं, और जो अभी जो है कौन सी भाषा बोल रहे हैं, बीजेपी, अब मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मैं समीर जी कहना नहीं चाहता हूँ, कहूंगा तो माफ करिए, अच्छा नहीं, लेकिन जहां तक जो है बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा, जहां तक बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा साहब 370 सीट मिलेगी तो होगा, काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार आप लोगों को मौका मिल गया, अब वो सपने देखने छोड़ दीजिए और एक बार आपको मौका मिल गया, इसके बाद जनता आपको माफ नहीं करेगी इतने गुनाह। विनोद बंसल जी, आप क्या कहेंगे इस पर जो बीजेपी की तरफ से आज बयान दिया गया, अमित शाह की तरफ से बयान दिया गया? जी सुमेरा जी, एक बात बड़ा स्पष्ट है कि बीजेपी इसको कोर इशू शुरू से मानता चला रहा है, मान रहा है, मानेगा। अब हमारा ये कहना है कि जो कठिनाइयां इसमें रह गई हैं उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, और संसद में बहुमत है कि नहीं है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण विषय है कि जो उसकी कमियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया था 1994 में, उस हलफनामे के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए केंद्र सरकार को। और साथ में आज जो हरिद्वार में संतों ने जो तय किया है, उस प्रस्ताव के अनुसार वो जो काम अब प्रारंभ होगा, तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो वर्तमान सरकार है वो राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान करेगी। संबित क्या कहेंगे इस पर?
देखिए, मैंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि ये हम जो कोर एजेंडा है वो आप भी जानती हैं और जितने पैनलिस्ट हैं वो सभी जानते हैं। मगर जहां तक मंदिर का सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के अंतर्गत जो भी संविधान के अंतर्गत हो सकता है, जैसा निर्देश कोर्ट का रहेगा, जो देश का आईन और कानून कहेगा, उसी के अंतर्गत हम काम करेंगे। 1989 में पालमपुर के कन्वेंशन में बीएसपी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस पर और बहुत पहल करेंगे, तो आप वो पहल नहीं करेंगे? आप ये कह रहे हैं आप कुछ नहीं करेंगे फिलहाल जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता? स्वाभाविक रूप से केवल विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान ये हमसे आशा करता है कि हम इन सब अनसुलझे विषयों को सुलझाएं। और हम भी ये जानते हैं कि हम सुलझाने के राह पे हैं, मगर देश के आईन का पालन करते हुए सुलझाने के राह पर है। नहीं, अब हमारे साथ पीएल पूनिया जी मौजूद है। पीएल पूनिया जी, आप क्या कहेंगे? संबित पात्रा फिलहाल जो कह रहे हैं और बीजेपी जो कह रही है, क्या वो सिर्फ बहाना बनाना है, क्योंकि कोई पहल भी उनकी तरफ से नहीं की गई इन अहम मुद्दों को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बराबर ये कहा जाता है कि राम मंदिर हमारे आस्था का प्रश्न है और अनेक बार नारे भी लगाए गए, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन साथ में तिथि नहीं बताएंगे। अगर तारीख बता देंगे तो फिर लोग आप पूछेंगे भाई आपने तो तारीख दी थी, वो कहाँ हो गया? जो बार बार जो कहा जा रहा है, बार बार जो कहा जा रहा है कि हम संविधान के अंतर्गत करेंगे, तो संविधान के कौन से आर्टिकल में है जिसमें सरकार मंदिर बना रही हो, मस्जिद बना रही हो, कोई धार्मिक स्थल बना रही हो? संविधान के अंतर्गत तो कुछ नहीं है। ये केवल और केवल इनका एजेंडा राजनीतिक है। राजनीति में सत्ता हथियाने के लिए पूनिया साहब, आपको मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, सरकार मंदिर नहीं बनाने वाली। मिलेगा तब ये प्रयोग करते रहेंगे, लेकिन आपने सिर्फ रास्ता। विनोद बंसल जी, आप संबित पात्रा से पूछिए ना सवाल। विनोद बंसल जी, आप पूनिया साहब पर क्यों नाराज हो रहे हैं? आप संबित पात्रा से पूछिए सवाल। सरकार क्या कर रही है? नहीं, मैं आपका व्यवहार इसी तरह का होता है। हाँ, नहीं सुमेरा जी नाराज नहीं हो रहा। मैं तो ये निवेदन कर रहा हूँ, इन दोनों राजनीतिक दलों को तय करना है आखिरकार मंदिर कैसे बनेगा। आखिरकार अगर ये दोनों अभी फिलहाल तो बीजेपी को करना है ना सर, फिलहाल तो सरकार को कुछ करना है। और अगर ये संबित पात्रा जी कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि संविधान के अंतर्गत, ये दोनों के अंतर्गत कौन सी व्यवस्था? बढ़िया हो जाएगा। संविधान के अंदर कौन सी व्यवस्था है? वो बनाए, व्यक्तिगत रूप से बनाए, समाज के लोग बनाए, वो तो अभी कह रहे हैं कि लेकिन बहुमत चाहिए सर, दो तिहाई बहुमत की बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन संविधान के अंदर ये व्यवस्था है कि वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। ठीक है, हमारे वक्त हो रहा है। मोहम्मद सलीम साहब इस पर कुछ कहना चाहते हैं। मोहम्मद सलीम साहब इस पर कुछ कहना चाहते हैं, उनकी राय सुन लेते हैं। मोहम्मद सलीम साहब, संविधान कौन मना करता है? कॉमन सिविल कोड धारा 370, इसके लिए 2 तिहाई बहुमत चाहिए, ये कहना है अमित शाह का। तो क्या ये व्यवहारिक बात है या वो राजनीति कर रहे हैं या इस पर बहाना बना रहे हैं? देखिए राजनीति तो बिल्कुल राम नाम ढाल है, एक सियासी चाल है। अब ये कोर इशू संघ परिवार का है, शुरू से ही मानते हैं, लेकिन 1 साल पूरा हुआ मोदी सरकार का। संबित पात्रा के बेचारे को क्यों पूछ रहे हैं? कोई सरकार के मंत्री को बुलाना चाहिए था। फिर देखते वो दूसरे जुबान से बात कर रहे हैं। संघ परिवार के जो प्रचारक है वो दूसरे जुबान से बात करेंगे, क्योंकि ये जनता को जैसे चुनावी जुमला कहते हैं कि काला धन लाने की बात है। अब वो एक साल में ये बात करना चाहिए था, किसानों का समस्या का सवाल था। लेकिन अब फिर वो मंदिर का सवाल इसलिए छेड़ रहे हैं क्योंकि संघ परिवार पीछे से सूता खींच रही है। संत महंतों का सम्मेलन हो रहा है और उनको भी खुश करना है। ये जनता को धोखा दे रहे हैं, रामलाला को भी धोखा दे रहे हैं, और ऐसे ही चुनावी जुमला की तरह वो भावना वाला जुमला बता रहे हैं कि जब होगा तब बाबा मरिए तो बैल बटिए। राकेश सिन्हा हमारे साथ मौजूद है। राकेश जी, चुनाव के दौरान इन मुद्दों को उठाया जाता है और उसके बाद पहले राजनाथ सिंह कहते हैं कि राज्यसभा में बहुमत मिल जाए, अब अमित शाह कहते हैं कि 2 तिहाई चाहिए, उसके बाद इस बारे में कुछ होगा। तो क्या ये बहाना बनाना नहीं है तो और क्या है? इसके पहले मैं एक छोटी टिप्पणी करके पीएल पूनिया जी को याद दिला दूं कि कांग्रेस का शासन था, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे,
और उनके कैबिनेट के आधे दर्जन मंत्री, जिसमें के एम मुंशी, एन.वी. गाडगिल थे, इन्होंने सबने मिलकर सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया था। तब भी भारत का संविधान था, कांग्रेस की सरकार थी। इसलिए यह नहीं कहें कि कौन सी संसद और कौन सी पार्लियामेंट मंदिर का निर्माण कर सकती है। भारत का पार्लियामेंट सक्षम है मंदिर का निर्माण करने के लिए। मुझे लगता है कि अमित शाह जी ने जो बात कही वो एक तकनीकी बात, मोदी जी को बात याद दिला दीजिए ना, अब तो उनकी सरकार है। तो राम जन्मभूमि का बिल कैसे पास होगा? लेकिन तकनीकी सीमा में राम जन्मभूमि आंदोलन सीमित नहीं है। इन तकनीकी सीमा से ऊपर उठकर राम जन्मभूमि मंदिर को बनाने के लिए, राम मंदिर को बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसी लाखों कार्यकर्ताओं की आपके मुताबिक क्यों नहीं कर रहे प्रयास? सरकार को ध्यान में रखना आपके मुताबिक क्यों नहीं कर रहे प्रयास? अभिव्यक्त किया है। और देखिए सरकार की नियत साफ है। सरकार इस मंदिर के साथ है। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो अमित शाह हैं, वे संघ के स्वयंसेवक हैं। एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूं इसमें कि जो समान नागरिक कानून की बात है, जिसके बारे में मजाक उड़ाया जा रहा है, ये संविधान का संकल्प है, ये संघ का संकल्प नहीं है। पंडित नेहरू जो काम करा सकते थे उस समय, राहुल गांधी केरल में बोल रहे हैं, राहुल गांधी केरल में बोल रहे हैं, उन्हें सुन लेते हैं, फिर चर्चा को जारी रखेंगे। NDA സർക്കാർ അവരുടെ ഒന്നാം വാർഷികം ഇപ്പോൾ ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So I would like to, on behalf of the Congress Party, I would like to officially wish the Suit Sarkar a happy birthday. പാവങ്ങളെ മറന്ന, കർഷകരെ മറന്ന, തൊഴിലാളികളെ മറന്ന, പണക്കാരുടെ താല്പര്യങ്ങളെ മാത്രം മുൻനിർത്തുന്ന സൂട്ട് സർക്കാരിന് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗികമായ ഒന്നാം വാർഷികാശംസകൾ നേടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Unfortunately, the celebration is for a few friends of the government. It is for a few powerful friends of the government, and our kisans, our mazdoors, our small businessmen, they have nothing to celebrate. നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ, രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരന് ആഘോഷിക്കാനൊന്നുമില്ല, രാജ്യത്തെ കർഷകന് അഭിമാനിക്കാനൊന്നുമില്ല, രാജ്യത്തെ കർഷക തൊഴിലാളിക്ക് സന്തോഷിക്കാനൊന്നുമില്ല. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അടുക്കളയിൽ കയറാൻ കഴിയാവുന്ന ചുരുക്കം ചില കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് മാത്രമായി ഈ ഒന്നാം വാർഷികാഘോഷം ഈ ഗവൺമെന്റ് മാറ്റിവെച്ചു. केरल के कोझिकोड में बोल रहे थे राहुल गांधी। कहा सूट वूट की सरकार को 1 साल पूरा होने पर जन्मदिन की बधाई देता हूं। कहा कि 1 साल पूरा होने पर जो गरीब मजदूर है उसके पास खुशी मनाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये उन्होंने हमला किया केंद्र सरकार पर, राहुल गांधी ने केरल में। लेकिन हम वापस आते हैं अपनी चर्चा के मुद्दे पर। विजय विद्रोही इस पर एक सवाल पूछना चाहते थे राकेश जी से। जी विजय सिन्हा साहब, आप खुद कह रहे हैं कि मोदी जी तो स्वयंसेवक रहे हैं वो, और क्या उनके मंत्रिमंडल में आपको 6 मंत्री भी ऐसे नहीं मिल सकते जिनके माध्यम से, जैसे नेहरू जी पर दबाव पड़ा था सोमनाथ मंदिर के निर्माण का, वैसा राम मंदिर के निर्माण की सूरत अब क्या नहीं निकल सकती सरकार के स्तर पर? देखिए, नेहरू जी के पास उस वक्त 2/3 बहुमत था। आज मोदी जी के पास 2/3 बहुमत नहीं है। अगर उनके पास बहुमत होता तो लैंड एक्विजिशन बिल भी पास हो जाता। मैं दूसरी बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि सरकार की नीयत साफ है, और जो राम के विरोधी लोग हैं, जो राम सेतु को तोड़ना चाहते हैं, यदि वो कल्पना कर रहे हैं कि संघ परिवार में सर फुटौल हो, तो उनकी कल्पना कभी सार्थक नहीं होगी। संघ परिवार एक मत है, और मुझे विश्वास है कि इसी 5 साल में, अगले चुनाव से पूर्व, इसका समाधान निकलेगा। इसका समाधान निकलेगा। राम जन्मभूमि, राम मंदिर का निर्माण अगले चुनाव से पूर्व होगा, और मुझे लगता है न्यायालय में क्या ऐसा होगा? केंद्र सरकार ने जो हलफनामा जो कह रहे हैं राकेश सिन्हा जी की आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। क्या ऐसा होगा? राकेश सिन्हा जी जो दावा कर रहे हैं, मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ। नहीं, बड़ी बात नहीं, पहले आप इस पर जवाब दीजिए। संबित आप पहले इस पर जवाब दीजिए जो राकेश जी कह रहे हैं। क्या ऐसा होगा? मैं अपने तरीके से जवाब दूंगा ना। आपने प्रश्न पूछा, मैं अपने तरीके से जवाब दूंगा। क्या वो जो कह रहे हैं ऐसा होगा? थोड़ी आया हूँ कि यस और नो में जवाब दूं। सर, लोग जानना चाहेंगे ना। सर, लोग, आप बैठे सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर, आप बोलने देंगे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, छोटी बातें नहीं करते। प्लीज बोलने दीजिए। और ये हाँ, नहीं, बड़ी छोटी आप आजम खान जैसे मत बोलिए, हमें बोलने दीजिए। आप देखिए 2007 में जो हलफनामा केंद्र ने, सर इतनी लंबी बात नहीं ना सर, कोर्ट में दिया था, सोनिया गांधी, नहीं मैं बता रहा हूं क्यों होगा, क्या होगा बता रहा हूं। सेतु समुद्रम के एफिडेविट में सोनिया गांधी जी ने लिखा था कि राम तो है ही नहीं। आप बताइए, राम है नहीं कहने वाली सोनिया जी कौन है?
कौन है सोनिया गांधी जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए? वाजपेयी सरकार लेके आई थी, ये कौन याद कर लीजिए। सोनिया गांधी जी कौन है? ये कौन सी बात कर रहे हैं? भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा का दुरुपयोग है। आपके पास जवाब नहीं है, आप सब बोल रहे हैं, आप सब बोल रहे हैं, किसी की आवाज साफ नहीं जा रही, आप सब बोल रहे हैं संबित। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आप चिल्ला रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी का सवाल ना पूछा जाए। नकार दिया था राहुल गांधी। संबित आप क्यों चिल्ला रहे हैं? संबित आप क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या किया? एक साल से आपकी सरकार सत्ता में है, क्या आप सुप्रीम कोर्ट के पास गए ये कहने के लिए इस मामले को एक्सपीडाइट किया जाए? क्या आपकी सरकार ने राम मंदिर का इश्यू सुप्रीम कोर्ट से बाहर संत समाज और मुस्लिम संगठनों के साथ मिलकर कोई एक पहल की कि इसको बाहर सुलझाने की कोशिश की जाए? नहीं, बताइए, राम लल्ला के लिए कौन कोर्ट में लड़ता रहा? हमारे रविशंकर प्रसाद जी लड़े ना, हमारी पार्टी तो लड़ रही थी। नहीं, निर्मोही अखाड़ा तो आपके पहले था। रविशंकर प्रसाद निर्मोही अखाड़ा तो सबसे पहले लड़ रहा था और राम लल्ला विराजमान उससे पहले लड़ रहे थे। किसी भी बात देखिए, समस्त भारतवर्ष लड़ रहा था राम के लिए, उसमें हमारी भी छोटी सी आहुति थी। हम ही सब कुछ ऐसा नहीं है, बहुत छोटी सी आहुति के बाहर कोई प्रयास, वो लोग राम के विषय में सवाल न पूछे। क्या कोई प्रयास किया? आप ये जानना चाहते हैं बाहर प्रयास के लिए बाहर हमारे पार्टी ने तमाम प्रयास किए। मोहम्मद सलीम साहब, आपने सुना राकेश सिन्हा जी कह रहे हैं कि नियत साफ है सरकार की, उन्हें उम्मीद है अगले चुनाव से पहले कुछ ना कुछ होगा मंदिर के मुद्दे पर और बाकी अहम मुद्दों पर। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होगा? अच्छा, देखिए, जब आप ये कह रहे हैं कि कोर इशू, इसका मतलब है ये जो विकास पुरुष, विकास, चुनाव के समय ये कहा गया था काला धन लिया जाएगा, बेरोजगारों को नौकरी दिया जाएगा, ये सब मेक इंडिया, ये सब कोर इशू नहीं है, तो ये सब मुखौटा है। हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या वामपंथी शुरू से ये कह रहे हैं कि ये परत में काम करते हैं। संघ परिवार एक बात कर रही है, साधु संत महंत को लेकर के दूसरी बात कही जा रही है, और अमित शाह जी और बात कर रहे हैं, मोदी जी और एक बात कर रहे हैं। लेकिन प्याज की तरह आप जब परत उठाते हैं तो कोर इशू जो कहा जाता है वो कुछ नहीं है। एक तरफ आडवाणी जी कहते थे कि भावना की बात है, आस्था की बात है, आज ये कहा जा रहा है कि एक टेक्निकल बात है, संबित पात्र कह रहे हैं। तो इसका मतलब है संघ परिवार या बीजेपी या अमित शाह, वो कई चेहरे उनके, लोग जनता को धोखा देने के लिए अलग चेहरे लगाए जाते हैं, एक चेहरे से काम चल जाता है। आज सवाल था विकास का, एक साल बाद आपने क्या किया, क्या वादे किए थे, वो सब चुनाव, मतलब 14 लाख 15 लाख रुपए काला धन। सलीम साहब का कहना है कि कोर में कोई मुद्दा ही नहीं है। जब ईंटा ले आए थे पूरे गांव देश से यज्ञ के नाम पर, वो सब कोर का मुद्दा एक ही है। सलीम साहब सुन लीजिए, इतने लोगों को कोर का मुद्दा क्या है सुन लीजिए, आप शांत हो जाइए। कोर का मुद्दा है रामराज लाना, जिसको आप अच्छे दिन और हमने भी अच्छे दिन कहे हैं, वो रामराज ही तो है। सभी लोग सुख से रहे, सबका साथ हो, सबका और ये तमाम मुद्दे क्या हुए? रामराज स्थापित करने का काम किया है। सर, ये तमाम मुद्दे जिन्हें आप कोर मुद्दे कहते हैं, ये तमाम मुद्दे भी हैं, वो तमाम मुद्दे हमारे लिए महत्वपूर्ण है जो हमारे मैनिफेस्टो में लिखे हुए हैं। चाहे गरीब के लिए विषय हो, चाहे 370 हो, उसके साथ लेकिन लग जाता है। जो विषय मैंडेट, जो विषय मैंडेट जी को सुन लेते हैं। संबित आपने बता दिया अपनी बात, हमें मैंडेट मिला है, वो और बोलने का मौका दीजिए। आप अपनी बात कह चुके हैं, और बोलने का मौका दीजिए। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी का शुरू से ही दोहरा चरित्र रहा है, और बीजेपी जब चुनाव में जाती है तो ये जो विवादित मुद्दे हैं, जनता की भावना को कैश करने के लिए वो इनका जोर शोर से प्रचार करते हैं, और जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करके सत्ता पे कब्जा करने की बात करते हैं। अब जब चूंकि वो सत्ता में आ गए हैं तो अब बात हो रही है संविधान की। अब वो बात कर रहे हैं जो है 370 सीट मिलने की। अरे आप बात सुनिए, आप बात सुनिए, आप बीच में आपकी आदत खराब है, आप मतलब बात सुनिए, आप बात सुनने क्या होता है? हम आपके बीच में बोले क्या? आपने 2 बार कहा हमने कब्जा कर लिया सत्ता पे। आप बात सुनने की वो क्षमता रखिए श्रीमान जी। आप जब बोल लेते हम आपके बीच में नहीं बोल रहे, आप बात सुनने की क्षमता रखिए आप। तो हम ये कह रहे हैं कि दोहरा चरित्र है, और ये इस तरह का जो है आचरण हमेशा पेश करते आए हैं। जहां तक सवाल एक बात का, नहीं आप मेरी बात सुनिए, एक सेकंड, 1 मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, भूमि अधिग्रहण बिल का सवाल है, जिस समय यूपीए की सरकार थी, बीजेपी के नेताओं ने पूरे उत्साह के साथ उसे पास करा, लेकिन आज उस बिल को जो है वो नष्ट करने पे तुले हुए हैं।
किसान मर रहे थे, प्राकृतिक आपदा से मोदी विदेशों में प्रधानमंत्री घूम रहे थे, यहाँ किसान मर रहे थे, यहाँ जो है किसी परवाह नहीं थी। इनका जो चरित्र है वो कहते कुछ है, ये करते कुछ है। इन मुद्दों पर बात करें, लेकिन ये तमाम मुद्दों को लेकर भी अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। संघ की तरफ से कहा जा रहा है कि इन मुद्दों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कह रहे हैं कि 370 चाहिए, तब इन मुद्दों पर कुछ होगा। लेकिन इन मुद्दों पर क्या और भी कोई पहल की जा सकती थी सरकार की तरफ से, अगर वो उसको अपना कोर इशू कहती है? ये बड़े सवाल हैं, इन पर जवाब की जरूर तलाश रहेगी।